फर्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर क्या? डीसी। सही है ना, क्योंकि डीसी करंट को पास नहीं होने देता, क्योंकि एक्स सी क्या हो जाता है उसका? जीरो। ओमेगा डीसी के लिए जीरो होता है ना, ओमेगा तो होता ही नहीं है, तो जीरो है, तो एक्स सी की वैल्यू इनफाइनाइट है। नंबर 2, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसका फंक्शन देखना, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ 100 पाई टी यानी कि ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ 500 पाई टी। तो ये ईएमएफ ऐसे चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो ये सीआर सर्किट है। स्टेडी करंट इन दिस सर्किट इज फाउंड टू बी। तो जब तुमने आर और सी में इसको ईएमएफ को सेंड किया तो देखा गया कि उसमें करंट ये पाया गया। अब आप सोचो कि करंट कैसे निकलेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ, इसको देखते हुए I1 और I2 जो भी इसके कोफिशिएंट्स आएंगे, कौन बड़ा, I1 बड़ा कि I2 बड़ा, ये क्वेश्चन है। ठीक, पहले एक्चुअल मेथड देखेंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट देखेंगे जिसमें पेन को हाथ नहीं लगाना, आंसर आएगा, पर पहले नहीं देखेंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी से करंट का क्या लेना देना, ये लेना देना। ये देखो ईएमएफ ही क्लियर है, हमने क्या निकालना है? कैपेसिटर में करंट निकालना है। कैपेसिटर का करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो अपने को कैपेसिटर का चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है? सी इंटू वोल्टेज। वोल्टेज ई तो मुझे पूरी की पूरी गिवन है, इसको कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस क्या आ गया? चार्ज। चार्ज आ गया। अपने को क्या निकालना है? करंट। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस पूरे को डी बाई डी टी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेडिकल के लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है, नॉन मेडिकल वालों को पता है कि कॉस की जो डिफ्रेंसिएशन है वो माइनस साइन है, इन टू डी बाई डी टी ऑफ 100 पाई टी का कोफिशिएंट क्या आएगा? 100 पाई बाहर आएगा। ऐसी कॉस की डिफ्रेंसिएशन अगेन माइनस साइन, माइनस बाहर लिया हुआ है, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ 500 पाई टी का 500 पाई बाहर आएगा। ये रहा। तो आपके पास क्या आ गया? ये करंट की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। इसमें से वो कह रहा है कि जो हमारा करंट है वो तो कॉस में आया हुआ है, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया मेरा करंट तो साइन में आया हुआ है। कोई बात नहीं, साइन को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? कॉस में। कैसे? एक काम करो, ये कोफिशिएंट को ऐसे ही रहने दो, सी ई नॉट 100 पाई, सी आगे ले आओ मल्टीप्लाई करके, साइन को कॉस में कर दिया। कैसे? 100 पाई टी प्लस सम फाइव होता होगा कोई एंगल, जिससे कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। और सिमिलरली यहां पर भी इस कोफिशिएंट को इकट्ठे कर लो और ये वैल्यू आ गई। अब तुम कुछ मत करो, तुम्हें जो वैल्यू गिवन है ये गिवन है, और तुमने अपना आंसर भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया। कॉस में कन्वर्ट करके ये जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया? सी ई नॉट 100 पाई, और इसका कोफिशिएंट क्या रहा है? I2 500 पाई। पता लग रहा है 500 पाई की वैल्यू 100 पाई से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो I2 ग्रेटर देन I1। शॉर्टकट समझ गए होगे। बिल्कुल भी पेन को हाथ नहीं लगाना, मन में कैलकुलेट करना है। इसको सी से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? चार्ज। चार्ज को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? करंट। जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो एंगल भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका 100 पाई कोफिशिएंट बाहर आएगा, इसका 500 पाई कोफिशिएंट बाहर आएगा। तुम ठीक कह रहे थे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो 500 पाई है वो I2 की फॉर्म में दिखेगा तुम्हें, तो I2 ग्रेटर देन I1। तो कुछ करना नहीं है, बस एक बार कर रखा हो तो थोड़ा सा कोफिशिएंट से पता लग जाता है कि I2 बढ़ा या I1 बढ़ा। नहीं, फ्रीक्वेंसी तेज तेज होने से करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो कह नहीं सकते ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब करंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, आगे पीछे चेंज हो रहा है, पर ज्यादा करंट होगा ये तो कोई जरूरी नहीं ना। 2 एम्पियर करंट तेज घूम सकता है, 4 एम्पियर नहीं घूम रहा, ये नहीं कह सकते। पर हाँ, वैसे तुक्का लग गया, थोड़ा वो बात लग गया, हिट हो गया, कोई बात नहीं। और किसी में मत लगाना, और भी मत लगाना ये कॉन्सेप्ट, तो मतलब एक बार करके देखना है इसे। कैपेसिटर में तुम्हें हिंट बताई दिया मैंने, करना ही नहीं है कुछ भी इसमें। हाँ देखो,
तो आसान है, 200 वोल्ट एसी कुछ मेंशन नहीं है तो ई आर एम एस है, ई आर एम एस है, पीक वैल्यू निकालनी है तो ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाय रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई नॉट आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, एसी सोर्स इज रेटेड 220 वोल्ट, तो जो एसी सोर्स है, जो एसी सोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, आरएमएस है। एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। तो मैंने क्या किया इसमें, क्या निकाला इसमें, मैंने एवरेज वैल्यू निकाली 0.01 सेकेंड में। तो क्या वो ज़ीरो होगी नहीं होगी पता नहीं। देखो इसको मत देखो, आप खुद सोचो। एवरेज वैल्यू जो मुझे सिखाया गया, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल हमेशा आंसर क्या देती है, जीरो। कंप्लीट साइकिल का मतलब समय क्या होता है, जीरो से कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू कैसी आती है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, कैपिटल टी। ये लो, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जो कि सॉल्व करके कितनी आ रही है, 0.02। चलो ठीक है, और तुम्हें टाइम क्या दिया हुआ है, 0.01 सेकेंड, यानी कि इसका आधा, इसका आधा कितना है, t/2, इसका आधा t/2। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि एवरेज साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालो या वोल्टेज निकालो, कहाँ कितने टाइम में, t/2 टाइम में। तो आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो। लेकिन आंसर क्या है, मे बी जीरो। नहीं, तुम ऐसे ठीक हो, तुम ठीक सोच रही हो कि अगर ये कर्व ऐसे जाता है, ये ऐसे ही जा रहा है और ये जीरो है और ये कैपिटल t/2 है, वो कह रहा है एवरेज वैल्यू तो नॉन जीरो होगी ना, ठीक है तो सोच रहे हो, पर वो आंसर में भी जीरो क्यों बोल रहा है। क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने वोल्टेज की इक्वेशन नहीं दी मुझे। अब वोल्टेज की इक्वेशन मैं अपने मन में माने जा रहा हूं, साइन फंक्शन है। कल को अगर ये कॉस फंक्शन ना हुआ या अगर ये साइन फंक्शन ना हुआ, कॉस फंक्शन हो गया, फिर क्या करोगे। जैसे कल को मान लो ग्राफ ऐसा बन गया, ये लो ऐसा बन गया। अब देखो ना, यहां से लेके मान लो यहां तक का टाइम मान लो t/2 है, ये t/2 है। अब इसके अंदर तो आंसर जीरो आ जाएगा, आधी वैल्यू ऊपर चली गई, आधी, ये तो कर्व पे डिपेंड करता है ना। ये थोड़ी ना याद करोगे कि आंसर हमेशा जीरो है, नॉन जीरो है, वो तुम्हारे साइन के अंदर जीरो है। पर ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा फंक्शन साइन ही हो, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम इसका आंसर में भी जीरो पुट करना, तुम कह नहीं सकते कि हमेशा जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर साइन फंक्शन है फिर नॉन जीरो है, पर मेंशन नहीं किया तो पता नहीं। तो मे बी का ऑप्शन दे तो रहे, तो मे बी नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकेंड। तो एनर्जी मैक्स से मिनिमम हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेज, ये तो इतनी बार क्वेश्चन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएचएम के अंदर बहुत यूज हुआ था रिजल्ट, क्या, ये लाइन, टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू t/2। अगर टोटल टाइम पीरियड किसी भी बॉडी का कैपिटल टी है तो एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एसएचएम है, कोई बॉडी अगर एसएचएम पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से गया एक चक्कर पूरा, टाइम टेकन कैपिटल टी, फिर गया टाइम टेकन कैपिटल टी। एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या है, पोटेंशियल यहां पर मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्स से वापस मैक्स, कितनी देर में, आधे साइकिल में, t/2 में मैक्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती नहीं, वो तो बेसिकली मैक्स से मैक्स हो गई, टाइम t/2, फिर पोटेंशियल मैक्स से मैक्स हो गई, टाइम टेकन t/2। कहने का मतलब एनर्जी का टाइम पीरियड नॉर्मल टाइम पीरियड से हमेशा क्या होता है, आधा होता है। याद रखना है, चाहे वो कोई दुनिया की एनर्जी हो, अब इंडक्टर की हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज हो रही हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, टाइम पीरियड तो t/2 रहेगा। ये देखो वो कह रहा है टाइम, जो उसने क्या बोला कि मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। एक बात बताओ, एनर्जी मैक्स से मैक्स कितनी देर में होती है, t/2। एनर्जी मैक्स से मिनिमम कितनी देर में होगी, t/4। तो ये और आधी हो गई t/4, मैक्स से मिनिमम पूछ रहा है, तो आंसर क्या पूछ रहा है, t/4। तो कैपिटल टी की वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल टी ये जो वैल्यू गिवन है वो कह रहा है इतने टाइम में एनर्जी मैक्स से मिनिमम हो गई, और मेरे को रिजल्ट याद है कि मैक्स से मिनिमम होने का टाइम क्या है, t/4। तो t/4 की वैल्यू गिवन है, यहां से सॉल्व करके आ गया t, और t का रेसिप्रोकल आपको क्या देगा,
फ्रीक्वेंसी, आंसर फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। ये लेवल है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत पॉइंट्स। देख पीवाईक्यू में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन एनर्जी के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर, बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स में रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस ऑफ द सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन। रिएक्टेंस दो किस्म की होती है, एक्सएल और एक्सई, क्योंकि सीरीज कौन सी है, एलसी कॉम्बिनेशन, तो नेट रिएक्टेंस क्या होगी, नेट रिएक्टेंस होगी एक्सएल माइनस एक्सई या एक्सई माइनस एक्सएल, कुछ भी होगी। तो इसका ग्राफ क्या बनने वाला है इसमें, सोच रहे हो, डी आर, क्योंकि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी आएगी जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सई। तो दिस डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, दिस डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। तो एक ही ग्राफ दिख रहा है जो पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहा है, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन दोनों क्वाड्रेंट्स में चल रहा है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, और जीरो भी आ रही है इसकी वैल्यू बीच में। ये आसान है, इंपेडेंस निकालनी है, 7th रहने दो। ट्रांसफॉर्मर यूज इन एसी सर्किट्स ओनली, इजी है। नेक्स्ट है, इसको कॉस कर लेना, करेक्शन कर लेना, I0 साइन ओमेगा टी और I2 कॉस ओमेगा टी, और मैंने शॉर्टकट बताया था, साइन है कॉस है, तो I की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ, जो मैक्सिमम करंट आता था वो क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन ये मैक्सिमम करंट होगा, आपको आरएमएस निकालना है, तो एंड में √2 से इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा इससे, ये आंसर है। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से जब आप वो शॉर्टकट मारोगे अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, वो मैक्स करंट होगा, √2 से डिवाइड करने से आरएमएस आएगा। करेक्शन कर लेना इसमें, पर तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आसान क्वेश्चन है ये, मतलब ये कुछ नहीं है, 1 लाइनर्स है, इसको नहीं करना आपने, ये बेसिक है। फिफ्टीन देखना, एन इंडक्टर क्वाइल हैविंग सम रेजिस्टेंस, LR सर्किट हो गया, इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर साइकिल। इसका आंसर करंट हो सकता है, क्यों, देखो ऐसा है, हाँ ऐसा होगा, हमने जो याद किया, देखो हमने ऐसा किया कि EMF को लिया E0 साइन ओमेगा टी, और हमने इंडक्टर में करंट लिया I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे किया था, I0 साइन ओमेगा टी जो है माइनस π/2। अब मैं ये कह रहा हूं कि करंट आप ले लो I0 साइन ओमेगा टी, EMF को ले लो E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, फर्क क्या पड़ता है उसमें, LR सर्किट है, या प्लस फाई, कुछ भी ले लो, कुछ भी चीज़ चेंज हो सकती है ना, चाहे तुम करंट के अंदर फाई लगाओ, चाहे तुम वोल्टेज में फाई लगाओ, फर्क क्या पड़ता है। तो अगर तुमने करंट के अंदर लगा दिया, करंट में I0 साइन ओमेगा टी ले लिया, फिर तो ठीक है ना, 0 से t तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी 0 हो जाएगी। और अगर तुमने EMF को E0 कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी ले लिया, कुछ भी, तो 0 से t इंटीग्रेट करने पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो ना कितनी चालाकी है, फंक्शन दे नहीं रहा, क्वेश्चन पूछे जा रहा है, अगर फंक्शन नहीं दे रहा फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन फिक्स कर देगा साइन या कॉस, फिर आंसर फिक्स आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे, बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहा, वो एक गेम खेल रहा है, फंक्शन छुपा के बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट याद करके अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके उतरा हुआ है, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट को चेंज करके आता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, तो इसलिए इन दोनों में से ये वैल्यू भी 0 हो सकती है, डिपेंडिंग फंक्शन क्या है। हाँ वो एक ही बात है, एक ही बात है, कॉस या साइन की एवरेज वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है ना, 0 से एक साइकिल में। तो देखो या तो आंसर साइन में आएगा या कॉस में आएगा, चाहे चलो फाई लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी फंक्शन ले लो, आंसर या तो साइन में या कॉस में निकलेगा ना। और साइन या कॉस दुनिया का कोई फंक्शन हो, एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू तो 0 होगी ही होगी, बात ही खत्म है। एवरेज वैल्यू और कंप्लीट साइकिल ऑलवेज 0,
बात ही खत्म, जो मर्जी ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी ले लो, साइन या कॉस फंक्शन ग्राफ तो वही बनेगा। साइन या कॉस ना हुआ फिर एसी कैसे हुआ, चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट्स कैसे होगा, साइन कॉस तो होना जरूरी है, पीरियोडिक है ना, टैन फंक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, बेसिक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने जो अगले क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल में मतलब जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे को ऐसा लगता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, और कुछ इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 मिनट छोड़ दो प्लीज़, आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करो। हमने इसकी थ्योरी की नहीं है इसलिए छुड़वा रहा हूँ, हमने इसकी अभी थ्योरी करनी है। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Alternating voltage is given by ये वैल्यू E1 sin ओमेगा टी, E2 cos ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगी, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर का अंडर रूट, और आरएमएस वैल्यू क्या होगी E0 बाई रूट 2। तो ये जो भी E0 आया उसको रूट 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर करंट डायरेक्ट करंट डीसी करंट ए है और सुपर इम्पोज कर दिया, मिला दिया एसी करंट के साथ, एसी करंट क्या है बी साइन ओमेगा टी, तो एवरेज आरएमएस वैल्यू क्या है ये बताओ, अफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू एक ही बात होती है। अब आपका करंट का फंक्शन क्या बनेगा, ए प्लस, क्योंकि डीसी करंट क्या है ए, एसी करंट क्या है बी साइन ओमेगा टी, तो नया करंट क्या बन गया, डीसी और एसी को मिला दें, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। और आपका आरएमएस करंट क्या होता है, ये होता है आरएमएस निकालने का ये तरीका है, आई स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन अपॉन कैपिटल टी टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी। इस आई की पूरी वैल्यू को यहाँ पुट करें और इंटीग्रेट करें और आपका आंसर आएगा, चेक करें। आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। मैंने भी ट्राई मारा था, शॉर्टकट मार रहे हो ना, ए का ए रहने दो, इसका बी बाई रूट 2 का आने का नहीं आ रहा। तो पूरा फंक्शन ऐसे ही करना पड़ेगा, देखो ना मैंने करके दिखाया। तो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 dt, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर 2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ओमेगा टी, 0 से t, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल टी, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन याद करवाई थी, सीधा रिजल्ट क्या है t/2, और साइन की क्या होती है 0, तो t से t कैंसिल, देखो आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक इसमें क्वेश्चन में क्यों बनाएगा, सुपर पोजीशन में ऐसा होता है ना, सुपर पोजीशन में दोनों करंट्स को ऐड कर देना होता है बस, ये वेक्टर तो है नहीं है ना, तो वेक्टर होते तो वेक्टर बनाता मैं, कुछ भी नहीं है, 2 करंट्स ऐड हो गए सिंपल, तो I1 और I2 ऐड कर दिया। ग्राफ पूछा हो अगर, नहीं मैं समझा नहीं, हाँ ठीक है, कैसे,
तरीका नहीं है ये ना, शॉर्टकट निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन ही तरीका है। अगर कोई और शॉर्टकट तो मैं बता देता आपको, क्योंकि फंक्शन है ना, तो आई स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से बेस्ट तरीका है, जल्दी भी आएगा आंसर। मैथ्स में का फॉर्मूला है, पुट करो आंसर। जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या होगी। देखो मीन वैल्यू क्या होती है, मीन करंट, एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो एक काम करो, एक साइकिल ले लो, ये रहा एक साइकिल। टोटल चार्ज क्या है, आई टी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, चार्ज। तो चार्ज होगा क्या, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय यहां से यहां टोटल टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो टोटल एरिया बाय टाइम, आंसर। ये एवरेज करंट है, आरएमएस नहीं है। और एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और टोटल चार्ज निकालने का तरीका है करंट और टाइम का एरिया निकालना। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, तो ईएमआई की प्रॉब्लम डल गई। ईएमआई की, इसका एसी से लेना देना नहीं है। ईएमआई की ईएमआई क्यों है, आया हुआ है। In a uniform magnetic field of induction capital B, magnetic field present at capital B, a wire in the form of a semicircle of radius small r, diameter of a circle से घूम रही है with an angular frequency of omega। तो कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये इसका एक्सिस है, तो ये इस तरीके से सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, जनरेटर वाला क्वेश्चन है ये, जनरेटर वाला सेम। तो ईएमएफ जनरेट होगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैपिटल आर है। तो मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, एक रोटेशन में मीन पावर क्या है। चलो एक काम करते हैं, पावर बाद में निकलेगी, पावर होती है ई स्क्वायर बाय आर। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल है कॉस ओमेगा टी। यहां से डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगी, ईएमएफ आएगी। तो ईएमएफ की जगह एक काम करते हैं, आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी पुट कर दिया,
पी बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास ईएमएफ आ गई। क्लियर है? इतना करने की जरूरत नहीं थी। जनरेटर का फॉर्मूला बता दो, ईएमएफ क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही है। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, बी ओमेगा एरिया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे फॉर्मूला लिख दो चाहे जनरेटर का तो भी चलेगा। अब पावर क्या है, ई स्क्वायर बाई आर। इस पूरी ई को उठा के इसकी जगह पुट करो, इसका स्क्वायर करो और आर से क्या कर दो, डिवाइड। ये आ गई इंस्टेंटेनियस पावर, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज। एवरेज पावर निकालने का तरीका सुन लो। एवरेज पावर में कुछ नहीं करना आपने, इसमें ये देखो मैथ्स वाले समझते हैं ऐसे, एक्चुअल तरीका तो यही है कि इंटीग्रेट करना, पी डी टी अपॉन टी मत करो। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है मैथ्स में, हाफ। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू याद रखना, मेडिकल स्टूडेंट्स, हाफ होती है। सीधा हाफ पुट कर दो, इसको हाफ कर दो, आंसर सीधा 8 में आएगा, आंसर आ गया। करने एवरेज पूछा है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यू एवरेज हाफ होती है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस चीज़ें गिवन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गिवन है, तो आपने क्या करना है, उसको हाफ कर देना है, आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ तक शॉर्टकट मारो जनरेटर के फॉर्मूले का, यहाँ पर पावर निकाल लो और यहाँ शॉर्टकट मारो इंटीग्रेशन का हाफ, आंसर। वैसे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन टी बाई 2 होती है। अगर मैं ऐसे वाला रूल यूज़ करूँ तो टी से टी कटेगा, पर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साइन स्क्वायर को हाफ पुट करोगे तो भी आंसर सही आएगा। ये लो, क्वेश्चन है, 3 वोल्ट मीटर गिवन है, एक रजिस्टर पे लगा रखा है, एक इंडक्टर पे लगा रखा है, एक कैपेसिटर पे लगा रखा है, और ये आरएमएस वैल्यू गिवन है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड एम मीटर क्या है, चलो V1 की रीडिंग लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखो V2 V3 बराबर है, रेजोनेंस है। देखो R और इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर की वोल्टेज बराबर है, VL इजिकल टू VC, रेजोनेंस हुआ है। और अगर रेजोनेंस हुआ है तो इम्पिडेंस कितनी है, R, इम्पिडेंस तो R है, तो फिर करंट क्या बनेगा, करंट होगा E, क्योंकि एमीटर क्या रीड करेगा, RMS। E RMS कितनी है, 220 डिवाइडेड बाय Z, होना तो Z चाहिए था, पर यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ R, क्योंकि रेजोनेंस में Z और R तो एक बराबर है, तो यहाँ से करंट आ गया। और अगर यहाँ से करंट आ गया है ना, करंट आ गया, ये तो कट गया, आपको V1 भी निकालना है। V1 की वैल्यू कितनी है, फिर सारी की सारी वोल्टेज इसको मिल गई, क्योंकि इसकी नेट वोल्टेज क्या हो गई, 0, और वोल्टेज थी कितनी, 220, 220 की 220 इसको मिल गई, बात खत्म हो गई। तो आंसर है 220, और करंट तो आप निकाल ही लोगे 220/R से। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज तो बराबर ही है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट,
कैसे ही गिवन है, तो इन दोनों के नेट वोल्टेज V2 है, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/√LC, और ये क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नेट वोल्टेज क्या आती है इसके ऊपर 0, क्योंकि L और C की वोल्टेज आपस में कैंसिल हो जाती है, तो V2 की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आएगी 0। तो एक आंसर 0 तो पक्का ही आ गया, तो या तो ये आंसर या ये आंसर। और V1 और V3 फिर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि V2 तो 0 हो गया, तो V1 V3 बराबर, तो RMS तो E0/√2 ई RMS देगा आपको। तो ई RMS वैल्यू वोल्टमीटर हमेशा RMS वैल्यू मेजर करता है, और RMS वैल्यू कितनी है E0/√2। डिसिपेटेड आ जाए, पावर खराब हो रही है, तो एक ही फॉर्मूला है I²R। तो क्वेश्चन है ये एवरेज पावर का फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें ना, वो नहीं लगते। और अगर लगाना भी है, चलो अपने लगाना भी है, तो फिर एवरेज पावर लगाना ERMS IRMS cos फाई। और मैंने वो NCERT के अंदर प्रूव करके दिखाया था, cos फाई को R/Z पुट करते हैं, Z से Z कैंसिल करके आंसर फिर वही आएगा I²R। हमने न्यूमेरिकल में डिस्कशन की थी, जब भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड LCR में आएगा, आपका मन करेगा I²Z लगा दूं, मत लगाना, I²R ही लगाना, क्योंकि पावर की जो डिसिपेशन है हीट की फॉर्म में, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकलती है। और अगर आप ये फॉर्मूला लगाते भी हो ERMS IRMS cos फाई, और cos फाई को पुट भी कर लेते हो R/Z, तो पक्की बात है आंसर फिर से आपके पास यही आएगा। तो शॉर्टकट याद करो, LCR के अंदर पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला I²R होता है। अब I की वैल्यू क्या होती है V/Z होती है। अब Z क्या है, क्योंकि RL सर्किट है, √R², और L ओमेगा का स्क्वायर। आंसर पावर की वैल्यू आ गई, दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड। बीच में ट्रांसफॉर्मर आ रहा है।
in the primary and secondary of the transformers are given. NPNS given है 80 वोल्ट AC is applied to the primary, potential difference secondary तो आसान है, ये तो फॉर्मूला यूज़ कर लो VS by VP NS by NP, यहाँ से आंसर आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, अ सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ रजिस्टर R, एक सोलेनॉइड है और R कनेक्टेड है और एक बल्ब भी कनेक्टेड है। अब ध्यान से, अब ये क्वेश्चन AC के खत्म हो गए, अब ये क्वेश्चन DC है। DC बैटरी है लेकिन स्विच है। स्विच का ये फायदा है, स्विच दबाते हो तो करंट धीरे धीरे इसमें बढ़ता है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लूं। तो ये मान लो एक स्विच है, आगे रेजिस्टेंस R इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन स्विच K इज क्लोज्ड, बल्ब जस्ट क्लोज, देन दिस स्विच K इज सडनली ओपन। ओके, इसे ओपन करने को बोलो, ओपन कर दिया, बल्ब का क्या होगा? हाँ बोलो, सही, बिल्कुल। जब आप इसे ओपन कर देंगे तो सोलेनॉइड इसको करंट को गिरने नहीं देगा। ओपन करने का मतलब आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया, तो सोलेनॉइड क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, करंट को गिरने नहीं देगा, अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करके करंट बढ़ा लेगा और वो करंट सीधा किस में जाएगा? बल्ब में, और बल्ब ब्राइटनेस कम करने की बजाय ब्राइटनेस बढ़ा लेगा। तो ऐसे जब इंडक्टर्स लगे होते हैं और बल्ब को बंद करते हैं तो बल्ब बंद होने की बजाय शुरू में पहले ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, नॉर्मल से ब्राइट होते हैं। तो आंसर क्या है इसका? काफ़ी ब्राइट होगा बुझने से पहले। नेक्स्ट, नहीं ये भी किया नहीं हमने, रुको एक मिनट, मत करना, ये भी मत करना, नहीं किया, ये हो जाएगा। एक रजिस्टर आर है और एक वायर है CD, और ये ना मूव कर सकती है CD लेंथ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है और जो ये वायर है ये नीचे गिर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इमोशनल EMF तो डेवलप होनी है इसमें, खैर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इमोशनल EMF की वैसे, पर वो कह रहे हैं कि इसमें निकालना क्या है। मुझे निकालना है वेलोसिटी, निकालनी है। हाँ, क्योंकि देखो ना, जब ये नीचे मूव करेगी, नीचे मूव करेगी तो करंट तो डेवलप होगा, इमोशनल EMF होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो BLV/R तो करंट इसमें पैदा होगा। करंट क्या होगा? देखो वायर कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है। वायर नीचे गिर रही है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? BIL, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और मेरे को लगाने की भी जरूरत नहीं है, फ्लेमिंग का रूल पता ही है कि फोर्स ऊपर लगेगी, क्योंकि रॉड कहाँ गिर रही है? नीचे। तो रॉड करंट पैदा करके अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगी, तो फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर। कितनी? BIL। आई की जगह BLV/R। अब ये फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर, लेकिन वेट कहाँ पर है? जो नीचे लेके जा रहे हैं रॉड को, नीचे। और अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रखना चाहते हो, ऊपर और नीचे की फोर्स इक्वल कर देना, तो इक्वल करके आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे?
पास V की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं ना PYQ में, स्विच वाले तो भरे पड़े हैं यार। अब स्टार्ट है, अब थोड़ा लगेगा इसमें, अब सारे क्वेश्चन पूरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर स्विचिंग वाले ही हैं, अब बहुत आते हैं। मेरे को लगता है AC से ज़्यादा स्विचिंग एक्शन ज़्यादा आता है। देखो क्वेश्चन है कि इस सर्किट में एक स्विच है ओपन K1, दो स्विच हैं, एक K1 एक K2, दो इंडक्टर्स नहीं, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, एक R है और एक L है। अब वो कह रहे हैं कि S इज अ सोर्स जो है 100 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का AC है। आइदर K1 और K2 अलोन इज क्लोज्ड। पहले K1 को बंद किया अकेला, फिर K2 को बंद किया अकेला, K1 को ओपन कर दिया, अलोन इज क्लोज्ड। द एमीटर रीडिंग इज I, तो एमीटर की रीडिंग क्या थी I। अब अगर मैंने सोर्स को 50 हर्ट्ज की जगह कितने हर्ट्ज कर दिया, 100 हर्ट्ज कर दिया, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। एमीटर रीडिंग विद K1 अलोन क्लोज्ड एंड विद K2 अलोन क्लोज्ड विल बी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू व्हाट। तो कह रहे नया करंट क्या होगा जब मैंने K1 को बंद किया और जब मैंने K2 को बंद किया, तो नए करंट बताओ क्या होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने कितना लगाया, 100 वोल्ट का 50 हर्ट्ज लगाया, मैंने K1 को बंद किया पहले तो मैंने देखा करंट आए है, मैंने K2 को बंद किया तो मैंने देखा करंट आए है, बात खत्म। लेकिन जब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, जब मैंने K1 को बंद किया तो बोलो करंट क्या होगा, K2 को बंद किया तो करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले K1 को बंद करते हैं बस, K2 को नहीं करना, K2 ओपन है। K2 ओपन का मतलब करंट इंडक्टर में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो करंट रेजिस्टर में क्या होगा, E/R, क्योंकि इंडक्टर को तो हमने बंद ही कर दिया ना, K2 बंद ही नहीं किया। तो K1 क्लोज का मतलब K2 ओपन है, ओपन का मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, तो करंट कहां जाएगा, तो रेजिस्टर में जाएगा। तो कितना करंट जाएगा, E/R। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, जब मैंने K2 को बंद किया और K1 को ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दो, R का रोल खत्म, इसे बंद कर दो, इंडक्टर का रोल शुरू। अब क्योंकि सोर्स AC है, AC के फॉर्मूले लग सकते हैं, तो इंडक्टर में करंट कितना जाएगा, E/XL। तो ये रूल समझ में आ रहा है कि करंट मेजर कैसे करना है। K1 को बंद करोगे ओनली रेजिस्टर का रोल प्ले करेगा, तो E/R, और अगर इंडक्टर को करोगे तो E/XL। अब वो कह रहे हैं सेकंड केस में मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, डबल। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इसको तो कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि इसमें ओमेगा तो यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन इसको पड़ा। फ्रीक्वेंसी डबल करने से करंट इसमें क्या हो जाएगा, हाफ। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, I एंड I/2, क्योंकि I में कोई चेंज होगा ही नहीं। रेजिस्टर को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडक्टर को फर्क पड़ता है, तो I/2। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, बताता हूं। स्टेडी स्टेट का मतलब मैक्सिमम करंट पहुंच चुका है। मैक्सिमम करंट का मतलब इंडक्टर में इंड्यूस EMF का कोई रोल नहीं है, हाँ होगा ही नहीं, हो चुका होगा, लेकिन स्टेडी होने के बाद वो बंद हो गया, सिर्फ R में जाएगा। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत देर के बाद जब स्विच ऑन हो जाएगा
तो बैटरी का करंट बढ़ता 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 जा रहा है, कभी ना कभी बैटरी का करंट मैक्स हो जाएगा। बैटरी का करंट जब मैक्स होगा उसको स्टेडी करंट बोलते हैं। और जब करंट चेंज होना बंद हो जाएगा बैटरी की तरफ से, तो इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होगा, तो इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी। ऐसे है। किसमें? हाँ, तो इसमें पहली तो एल और 2L किसमें? पैरेलल में। हमने ईएमआई चैप्टर में किया था, अगर इंडक्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होती है? 1/L डैश 1/L प्लस 1/2L। तो L डैश की वैल्यू आ गई, 2 की जगह एक इंडक्टर लगा लो, हालांकि लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडक्टर में तो करंट जाएगा ही नहीं। वो कह रहा है स्विच को एस किया तो आपको क्या निकालना है? स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा जब ये तुम नहीं भी लगाओगे यार पैरेलल में, फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि जब स्टेडी स्टेट है तो इंडक्टर अपना रोल प्ले करेगा ही नहीं, तो सिर्फ कौन करेगा? आर करेगा। तो आंसर ये है कि V/R, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कुछ नहीं करना, सीधा आंसर V/R। कैपेसिटर तो ब्लॉक कर देगा ना, 0। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द सर्किट आपको आर गिवन है, करंट बढ़ रहा है, di/dt पॉजिटिव है, करंट बढ़ रहा है, VA माइनस VB की वैल्यू माइनस की जगह प्लस कर लेना, करंट पता है तो इंडक्टेंस निकालनी है। देखो इसमें तो एक ही तरीका है, किरचॉफ लॉ मैंने बताया था, VA करंट इंडक्टर में गया, अब करंट बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए यहां पर क्या आएगा? L di/dt। तो इसमें ऐसे करते हैं, इसके अंदर VA, इसमें ऐसे लिखते हैं VA, अब करंट बढ़ रहा है, बढ़ने में मैंने क्या बताया था? L di/dt, ये यूज करेंगे di/dt ऐसे, लेकिन करंट बढ़ रहा है तो सॉरी यहां पर क्या आएगा? माइनस। करंट घटता है तो प्लस, बढ़ता है तो माइनस, ये बात हुई थी, यही रूल है। नेक्स्ट, रेजिस्टर -I × R इज इक्वल टू कितना? VB। क्या निकालना है आपको? VA माइनस VB एक तरफ रख लो, L di/dt एक तरफ रख लो, और I × R एक तरफ रख लो। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.5। L की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है, di/dt गिवन है कितनी? 8। करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? I की वैल्यू कितनी है? 0.5। और कैपिटल R की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2। यहां से सॉल्व करके क्या आएगा? L आएगा। ठीक है, यहां तक किया था हमने, लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन किया ही था। आ नहीं रहा? कितना आ रहा है? C आ रहा है।
कुछ करेक्शन तो हुई है, अब पता नहीं है क्या करेक्शन हुई है, चेक कर लेते हैं। 0.5 है, एल है 8, यही है ना, ऐसे की है ये, ऐसे की आपने वैल्यू पुट 0.5। नहीं, मैंने करेक्शन करवाई है प्लस की, तभी करेक्शन हुई है, तब आंसर सही आएगा ना। नहीं आ रहा, तब भी नहीं आ रहा। अरे 0.5 फुट ऐसे है ना, L इंटू 8, 0.5 इंटू 0.2, चेक करो, आना चाहिए यार, ठीक आ रहा है, आ रहा है आंसर, अब तो आ रहा है, आफ्टर करेक्शन तो आ ही रहा है। अच्छा 0.4 डिवाइड बाई 8 इज कितना, 0.05, हाँ सही कह रहे हैं, 0.4 एक जीरो और लगेगा, अब सही है, ठीक कह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ किरचॉफ लॉ और चेक करो क्या आंसर सही है इसका। क्या करना है, ये देखो करंट के साथ जाएंगे, ये देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E1, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस I इंटू आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो माइनस की जगह यहां पर क्या आएगा, माइनस L di/dt, इंक्रीज हो रहा है करंट तो माइनस लगाना है, और माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E2, आंसर। किरचॉफ लॉ लगाना सिखाया, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, करंट बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव और घट रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव। लगा लोगे यहां तक तो सिंपल, ये तो लॉ ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, देखो क्वेश्चन है,
आपके पास एक इंडक्टर है, एक डीसी बैटरी है, और ये दो पॉइंट्स हैं, मतलब ये बैटरी वाई के साथ कनेक्टेड है और एक लूज पॉइंट है। व्हेन एक्स इज ज्वाइन टू वाई, एक्स और वाई को ज्वाइन कर दिया, बैटरी से करंट गया, इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर हो गई। बैटरी में का करंट कहाँ जाएगा? इंडक्टर में जाएगा। इंडक्टर में जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इंडक्टर में करंट बढ़ेगा। वो नहीं, आपसे होगा नहीं है, वो किया नहीं हमने, टाइम कांस्टेंट अभी किया नहीं, ये एक टॉपिक पेंडिंग है। जो मैं कह रहा हूँ ना, टॉपिक रह गया एक, वो अगली बार का, ये सारे क्वेश्चन अगली बार होने वाले हैं जिसमें एक्सपोनेंट, टाइम कांस्टेंट्स, ये सब यूज़ होने वाले हैं। इसको देख लेता हूँ अगर ये होता है तो। ये बहुत बढ़िया, ये होएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, पी वाई क्यू में बड़े पड़े हैं, नीट और मेंस में, खोल के देखना। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अंदर से कुछ नहीं है। देखो स्विच लगा होगा, और इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे करना है। समझ लो, इसमें जैसे स्विच ऑन हुआ तो करंट जीरो से हल्का सा इंक्रीज हुआ। करंट गया कहां पर? इसमें गया, इसमें गया और इसमें गया। इसमें से करंट एज इट इज पास कर गया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो करंट इसमें गए, अभी शुरू ही हुए थे, बड़े ही थे, इंडक्टर कहता है शुरू के करंट को तो मैं पास होने ही नहीं दूंगा। जैसे ही करंट 0 से 0.1 गया, इसने कहा इंड्यूस ईएमएफ पैदा करके इसको खत्म कर देगा। शुरू में इंडक्टर में से करंट को पास करना बहुत मुश्किल है, जाता नहीं है, झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, धीरे 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 करके इंक्रीज होता है। तो इंडक्टर करंट एकदम इंक्रीज होने देगा नहीं, शुरू के करंट को तो उड़ा ही देगा, वो कैंसिल ही कर देगा, तो धीरे धीरे फिर बढ़ता है। लेकिन कैपेसिटर कुछ नहीं कहेगा, कैपेसिटर करंट को पास होने देगा। अब हुआ क्या, यहां से क्या हुआ, जब करंट आया एट टाइम t इक्वल टू 0, तो इसने करंट को पास होने दिया, इसने करंट को पास होने दिया, इसने ब्लॉक कर दिया, तो इस वायर में बिल्कुल करंट नहीं होगा एट टाइम t इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, आपका करंट कैसे जा रहा है? आपका जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, यहां से आया, यहां डिवाइड हुआ, पर एक प्रॉब्लम है, जो यहां करंट डिवाइड होगा, अब करंट, ज्यादा करंट और कम करंट कैसे डिवाइड होता है? जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम है, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा है। इस वायर का तो कैपिटल आर ही नहीं है, कैपिटल आर ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट कैपेसिटर के अंदर से पास हो गया एट टाइम t इक्वल टू 0। आर में से भी, 6R में से भी पास नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा करंट इसमें से गया, क्योंकि इस वायर ने रेजिस्टेंस ऑफर की नहीं। तो फिर सारा करंट कहां से निकल गया? आर में से। तो करंट बोलो कितना हुआ? E डिवाइडेड बाय सिर्फ आर। तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 करंट E बाय आर है, नहीं देगा। वो दो वायर्स है ना, सुना नहीं मैंने, तो दो वायर्स हैं, तो कैपेसिटर में आर नहीं लगा हुआ, तो जिसमें आर नहीं लगा हुआ सारा करंट उसी में से निकल गया। लेकिन एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट, कांस्टेंट करंट हो गया, बैटरी से अब कोई करंट बढ़ने वाला है नहीं, तो इंडक्टर इंड्यूस ईएमएफ करना बंद कर देगा, एज इट इज करंट पास होएगा इसमें से, पर कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है इन जो कांस्टेंट करंट को पास नहीं होने देता, कैपेसिटर में से कोई करंट जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा। अब इसमें से 3R और 6R किसमें? देखो इंडक्टर में से करंट जाएगा, पर इंडक्टर इंड्यूस ईएमएफ नहीं पैदा करेगा, तो इंडक्टर लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो 3R और 6R किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में, और जो आंसर आएगा R के साथ इन सीरीज में। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, फिर E/3R से क्या आएगा? करंट आएगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आपको बहुत पूछेगा, एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या होगा और एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा। 0 पे इंडक्टर में से बिल्कुल करंट नहीं पास होने देना, कैपेसिटर में से पास होने देना। इन्फिनिटी में कैपेसिटर में से पास नहीं होने देना, इंडक्टर में से पास होने देना, पर इंडक्टर के इंडक्टेंस को नहीं लेना इन्फिनिटी पे, उसका कोई रूल नहीं है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि क्या इसमें क्या रूल लगाना है आपको?
पहले एक बात बताओ मुझे, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड किसमें है? ये पैरेलल सर्किट है, ये सीरीज का तो कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें सीरीज कुछ नहीं लगना, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब असली चीज सुन लो जहां से आंसर आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो मैं सारे आंसर गलत हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो अगर मान लो आपके पास एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है या सीरीज सर्किट है, चलो एलसीआर सीरीज सर्किट है, आप क्वेश्चन कैसे करते आए? आप जरा थ्योरी को याद करें, सीरीज एलसीआर में आपने क्या किया। सीरीज एलसीआर में आपने ये एज्यूम किया कि एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है ना, ऐसे किया था। और एक सप्लाई ली थी, इसमें एसी सप्लाई है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है ना, ये आर एल एंड सी। आपने ईएमएफ इस क्वेश्चन में क्या ली थी? ई नॉट साइन ओमेगा टी ली थी। और करंट क्या लिया था? इंस्टेंटेनियस आई लिया था। आपने बोला था कि यहाँ पर वोल्टेज वी आर है, यहाँ पर वोल्टेज वी एल है, यहाँ पर वोल्टेज वी सी है। और आपने जो फेजर बनाया था वो ऐसे बनाया था, ये वी आर है, ये वी एल है और ये वी सी है, ऐसे किया था। और फिर आपने इनको सॉल्व करके एलसीआर में नेट वोल्टेज निकाली थी। सही है। अब पैरेलल के अंदर क्या दिक्कत है? पैरेलल में V डिवाइड होगा ही नहीं, इसके अंदर करंट क्या रखा गया था? सेम। सेम का मतलब करंट को तो चेंज ही नहीं किया, आई का तो वेक्टर फिक्स कर दिया। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन पैरेलल में पूछूं, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रखी जाएगी? सेम। तो फेजर किसका बनेगा? करंट्स का बनेगा। तो फेजर कैसे बनेगा? ये देखो, ये वी नहीं छेड़ता मैं। अगर मैं रेजिस्टर की बात करता हूं, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? ये आई आर हो जाएगा, है ना, आई आर हो जाएगा। अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो ये इंडक्टर का करंट पीछे हो जाएगा वोल्टेज से और कैपेसिटर में करंट आगे, ये बनेगा फेजर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो उल्टे फेजर बन जाएंगे इसमें, करंट का फेजर। तो ये देखो ना, इंडक्टर करंट जो है कैपेसिटर में आगे होता है, इंडक्टर में पीछे। अब इसको यूज करते हुए ये देखो, ये एक्स सी गिवन है, आर गिवन है, I1 I2 गिवन है और आपको एक्स सी भी गिवन है और आर भी गिवन है। फेज डिफरेंस भी पता है, tan फाई की वैल्यू भी पता है। आपको निकालना है इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी बिटवीन I2 एंड I1। रूल नंबर 1, सबसे पहले इधर देखो, यहां पे I2 देखो V दोनों में सेम है, ये तो मानते हो। मान लो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो V है। अब वोल्टेज तो वैसे चेंज हो रही है, पर चलो कभी भी नीचे V है तो यहां पर भी V एंड V है। तो यहां पे करंट क्या होगा? V डिवाइडेड बाय 3 और यहां पे करंट क्या होगा? V डिवाइडेड बाय 4। क्या स्टेप क्लियर है? V बाय 3 V बाय 4। सही। इस करंट को क्या बोलते हैं? I2 का मतलब कैपेसिटर का करंट है, इसका मतलब I1 I1 की वैल्यू आ गई। फेजर ड्रॉ करें, इनमें से एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर का करंट कितना है? I1 है। कैपेसिटर का करंट आगे होता है तो कैपेसिटर का वेक्टर का बनेगा आगे बनेगा, बना के दिखाया। पैरेलल के अंदर फेजर किस में बनते हैं? करंट में। तो कैपेसिटर का करंट I2 इधर आ गया और ये इनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई। क्लियर है? तो रिजल्टेंट जो करंट आएगा उसका ये फेज डिफरेंस है और वोल्टेज तो यही रहेगी क्योंकि V तो मैं चेंज करता ही नहीं। तो यहां पर tan फाई क्या बनेगा? दिस, दैट इज V बाई 3 डिवाइडेड बाई V बाई 4। और tan फाई अगर 4/3 है तो उस केस में आपके पास फाई क्या आएगा? 53। वैसे इसमें ना ये होना चाहिए था, I2 नहीं होना चाहिए, इसमें I होना चाहिए, रिजल्टेंट I, क्योंकि इसमें जो ये वेक्टर आया ये I1 I2 नहीं है, ये क्या है? I, रिजल्टेंट I। गलत है, वहां पर I2 की जगह I होना चाहिए। हाँ, रिजल्टेंट और I1 का इसने फेज निकालना था। तो रिजल्टेंट और I1 का फेज क्या आएगा? 4/3। अब 4/3 की क्या कहानी है ये भी सुन लो। जो tan ऑफ, वैसे तो याद ही हो जाना चाहिए, tan जो 37 है वो 3/4 होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। और tan फाई अगर 4/3 है तो फाई क्या है? 53। और इंपॉर्टेंट ये है, अब क्योंकि अगली क्लास में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के अंदर वेक्टर किस में बनने हैं? करंट में। फेजर किस में बनेगा? करंट में। और सीरीज किस में बनेगा? वोल्टेज में। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कंटिन्यू रखते हैं इससे आगे।